हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। ठीक है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरुष जनन तंत्र, या जिसको हम नर जनन तंत्र कह सकते हैं, या इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आइए। अगर हम मानव या मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य एक लिंगी जीवधारी होता है। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी जीवधारी होता है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं और दोनों के शरीर में लैंगिक और गैर लैंगिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगर हम गैर लैंगिक भिन्नता की बात करते हैं तो जैसे लड़के होते हैं, लड़कों का आवाज़ क्या होता है? भारी होता है, और लड़कियों की आवाज़ क्या होती है? थोड़ी पतली होती है या हल्की होती है। इस तरह से और भी लक्षण होते हैं, जैसे लड़कों के चेहरे पे यहाँ पे दाढ़ी मूछ आता है, लेकिन लड़कियों के चेहरे पे दाढ़ी मूछ नहीं आता है। और इसका कारण होता है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दाढ़ी मूछ आता है। और अगर हम लैंगिक भिन्नता की बात करें तो लैंगिक लक्षणों में क्या होती है? भिन्नता होती है। ठीक है, जैसे अगर हम मादा की बात करते हैं या स्त्री की बात करते हैं तो स्त्री में क्या होता है? जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो विकसित होती हैं, लेकिन पुरुषों में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं। और भी विभिन्न लक्षण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मनुष्य का नर जनन तंत्र में जो वृषण होता है, वृषण प्रमुख जनन अंग होते हैं। वृषण प्रमुख जनन अंग होते हैं। वृषण के अलावा यहाँ पर सहायक जनन अंग और सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। सहायक जनन अंग में आपका आता है शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण। ठीक है, और सहायक ग्रंथियों की बात करते हैं तो सहायक ग्रंथियों में 3 ग्रंथियाँ आती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वृषण से शुरुआत करते हैं। वृषण, टेस्टिस। वृषण नर का या पुरुषों में प्रमुख जनन अंग होते हैं। वृषण क्या होता है? प्रमुख जनन अंग होता है। यह उदर गुहा के बाहर, कहाँ पे? उदर गुहा, जो पेट वाली गुहा होती है उसको क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं। तो यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में, स्क्राटम सैक में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? 2 वृषण हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? वृषण हैं। तो ये दोनों वृषण कहाँ पे? वृषण कोश में स्थित रहते हैं। एक थैली जैसी संरचना में वृषण कोश में स्थित रहते हैं। और वृषण कोश क्या होता है? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, शरीर के बाहर स्थित होता है। क्यों? इसका यह कारण ये है कि जो शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो उनका जब परिपक्वन होता है तो उसके लिए लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है? जो वृषण होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वृषण में ही क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण इन वृषण के अंदर होता है। वृषण का आकार अंडाकार होता है। वृषण कैसा होता है? अंडाकार होता है। और यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। तो यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा या 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, वृषण कैसा होता है? अंडाकार होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होती है। वृषण 2 आवरण से घिरा रहता है। कितने आवरण से? 2 आवरण से घिरा रहता है। जो सबसे बाहर का आवरण होता है इसे यौनिक अस्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यौनिक अस्तर कहते हैं। और जो इसके भीतर का आवरण होता है इसे कहते हैं एल्ब्यूजिनिया। इसे एल्ब्यूजिनिया अस्तर कहते हैं। ठीक है, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? यौनिक अस्तर, और भीतरी आवरण को कहते हैं एल्ब्यूजिनिया। ठीक है,
यौनिक स्तर को ट्यूनिका वैजाइना कहा जाता है और एल्ब्यूजिनिया को एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका वैजाइनेलिस या वैजाइना किसको कहते हैं, यौनिक स्तर को, और जो एल्ब्यूजिनिया है इसको एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ही कहते हैं, ठीक है। तो दो आवरण है, बाहर की ओर कौन होता है, यौनिक स्तर, अंदर की ओर कौन होता है, एल्ब्यूजिनिया होता है, ठीक है। आगे देखिए, जो अंदर वाली स्तर है, जो परत है, आवरण है एल्ब्यूजिनिया, यह क्या होती है, अंदर की तरफ धस करके यह जो लाल रंग का आवरण है यह क्या है, एल्ब्यूजिनिया है। यह आवरण अंदर की तरफ धस करके टेस्टिस को अर्थात वृषण को छोटे छोटे शंक्वाकार कोष्ठकों में बांट देता है। तो यह क्या करता है, अंदर की तरफ धस करके छोटे छोटे शंक्वाकार कोष्ठकों में बांट देता है। इस छोटे छोटे कोष्ठकों को वृषण पालिका कहते हैं। इन कोष्ठकों को क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। इंग्लिश में टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में इनकी संख्या लगभग 250 होती है। टेस्टिकुलर वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है, लगभग 250 होती है। समझ में आया। जो एल्ब्यूजिनिया है वह अंदर की तरफ धस करके शंक्वाकार चैम्बर या कोष्ठक बनाते हैं और इन कोष्ठक को वृषण पालिका कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में इनकी संख्या 250 होती है और जो प्रत्येक कोष्ठक होता है, वृषण पालिका होता है, इसमें 1 से 3 कितनी, 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, 1 से 3 की संख्या में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। ये जो हरे रंग की आप अत्यधिक कुंडलित नलिका देख रहे हैं इसे हम शुक्रजन नलिका या सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और एक वृषण पालिका में इनकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। शुक्रजन नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजन नलिकाओं में ही क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शुक्रजन नलिका की संरचना कैसी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुक्रजन नलिका अर्थात टेस्टिकुलर लोब्यूल की एक अनुप्रस्थ काट का दृश्य बनाएंगे। इसमें आप देख पाएंगे ये शुक्रजन नलिका है, इसके आसपास और भी शुक्रजन नलिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह क्या कौन सा दृश्य है, किसकी संरचना है, शुक्रजन नलिकाओं का अनुप्रस्थ काट है। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का या सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल का या शुक्रजन नलिकाओं का क्या है, अनुप्रस्थ काट है। यह एक शुक्रजन नलिका है। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक शुक्रजन कोशिकाएं, एक क्या होती हैं, शुक्रजन कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कैसी हैं, शुक्रजन कोशिकाएं। और दूसरा होती है अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिका। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाल रंग की जो बड़ी सी कोन शेप कोशिका है इसे कहते हैं अवलंबन कोशिका। क्या कहते हैं, अवलंबन कोशिका। अवलंबन कोशिका। इसी कोशिका को सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल भी कहते हैं। सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह लाल रंग की जो संरचना आप देख रहे हैं जिसमें पूंछ है यह क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, ये क्या है, शुक्राणु है। तो इसके अंदर ये शुक्राणु है अर्थात स्पर्म है। और
यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, इनके बाहर कोशिकाओं का छोटा छोटा समूह पाया जाता है। ये देख रहे हैं, एक समूह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर भी। इन कोशिकाओं को अंतराल कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं। इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये कोशिकाएं नर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं? नर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। एंड्रोजन, एंड्रोजन का स्रावण करती हैं। ठीक है, यह एक नर हार्मोन्स होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और इसमें एक प्रमुख हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है। इसका स्रावण युवावस्था में आने पर, ठीक है, होने लगता है और टेस्टोस्टेरॉन शुक्राणुओं के निर्माण को और जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स शुक्राणुओं के निर्माण को और जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो जो शुक्राणु निर्मित होते हैं, निर्मित और विकासशील शुक्राणुओं को यह पोषण प्रदान करने का काम करती है। यह शुक्राणुओं को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है या पोषण प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आया? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अंतराल कोशिकाएं जो बाहर हैं, यह क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती हैं। और जो अवलंबन कोशिका है या सर्टोली कोशिका है, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और इसके अंदर जो शुक्रजन कोशिकाएं हैं, उनसे किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाएं वृषण के मध्य में आकर के जाल के जैसी संरचनाएं बनाती हैं। कैसी संरचना बनाती हैं? जाल के जैसी संरचना बनाती हैं और इस संरचना को वृषण जालक कहते हैं या रीड टेस्टिस कहते हैं। यहाँ मध्य में आप देख रहे हैं कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जाल के जैसी संरचना है। इस संरचना को वृषण जालक कहते हैं। इस संरचना से अनेक महीन और पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं जो वृषण के पश्च तल पर आती हैं। इन नलिकाओं को अपवाही नलिका कहा जाता है। इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? अपवाही नलिका कहा जाता है या वैस इफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये अनेक महीन छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। फिर ये नलिकाएं वृषण के पश्च तल पर जा करके अधिवृषण का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? अधिवृषण का निर्माण करती हैं या अधिवृषण से जा करके मिल जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अधिवृषण क्या होता है। अगली संरचना अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण को एपिडिडाइमिस कहा जाता है। एपिडिडाइमिस कहा जाता है। अधिवृषण को क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। यह वृषण के पश्च तल पर स्थित होती है। कहाँ पे? वृषण के पश्च तल पर स्थित होती है। अधिवृषण की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। तो यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है, लेकिन यह अत्यधिक कुंडलित होकर के कामा जैसी आकृति बनाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी आकृति कैसी है? कामा जैसी है। तो यह 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन अत्यधिक कुंडलित होकर के क्या करती है? कामा जैसी संरचना बनाती है और इसी संरचना को क्या कहते हैं? हम अधिवृषण कहते हैं। और यह जो कामा जैसी संरचना बनाती है, इसकी लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो जो कामा जैसी संरचना है वह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके अंदर क्या होता है? एक अत्यधिक कुंडलित अधिवृषण नलिका स्थित होती है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन।
शुक्रजन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वह यहाँ से कहाँ पे आते हैं, वृषण जालक के पास आते हैं और यहाँ से होते हुए ये अपवाही नलिका के द्वारा अधिवृषण में पहुँच जाते हैं। अधिवृषण में पहुँचने के बाद यहाँ पर इनका परिपक्वन होता है। यहाँ पर लगभग 1 महीने तक शुक्राणु रहते हैं और निषेचन योग्य और गमनशील बन जाते हैं। तो अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होकर के कैसे बन जाते हैं, निषेचन योग्य हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, निषेचन योग्य हो जाते हैं और ये गमनशील हो जाते हैं, गमन कर सकते हैं, गमनशील हो जाते हैं, अर्थात इनमें मूवमेंट करने की क्षमता आ जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, गमनशील हो जाते हैं और निषेचन योग्य हो जाते हैं। कहाँ पे, अधिवृषण के अंदर। ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं अगली संरचना क्या है। अगली संरचना है शुक्रवाहिनी। अगली संरचना क्या है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को वैस डिफरेंस कहा जाता है। शुक्रवाहिनी को क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस कहते हैं। प्रत्येक वृषण से एक एक क्या निकलती हैं, शुक्रवाहिनी निकलती हैं। प्रत्येक वृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिनी देखिए, शुक्रवाहिनी की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है शुक्रवाहिनी की लंबाई, 45 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर। अधिवृषण से जो अधिवृषण है, यह नलिका सीधी होकर के, मोटी होकर के शुक्रवाहिनी का रूप ले लेती है। अधिवृषण ही क्या करती है, अकुंडलित होती है, सीधी हो जाती है और मोटी हो जाती है, शुक्रवाहिनी का रूप लेकर के उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। यह उदर गुहा में जा करके जो मूत्राशय है, मूत्राशय के पास जो मूत्र नलिका होती है, मूत्र नलिका से लूप बनाते हुए जो शुक्राशय नलिका है, शुक्राशय नलिका के साथ जुड़ करके एक सहनलिका बनाती है और इस सहनलिका को स्खलन नलिका कहते हैं या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। शुक्रवाहिनी कहाँ पे जाती है, उदर गुहा में जाती है। उदर गुहा में पहुंचने के बाद यह जो नलिका है, मूत्र नलिका, इसके साथ लूप बनाते हुए आगे जाती है और जा करके क्या करती है, जो शुक्राशय नलिका है अर्थात शुक्राशय से आने वाली नलिका है, इसके साथ जुड़ करके क्या करती है, एक कॉमन नलिका बना देती है, एक सह नलिका बना देती है। इस सह नलिका को स्खलन नलिका कहते हैं या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। शुक्रवाहिनी की दीवार से क्या होता है, श्लेष्म का स्रावण होता रहता है। श्लेष्म का स्रावण होता है। जो श्लेष्म क्या करता है, इसकी जो दीवार है इसको चिकना बनाता है, जिससे जो शुक्राणु के मार्ग होते हैं वह सरल और सुगम हो जाता है। तो यहाँ से शुक्राणु आगे आ सकता है या पहुँच सकता है आसानी से, क्योंकि उसका मार्ग क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। ठीक है, शुक्रवाहिनियों की दीवार पे, ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ठीक है, उभार होते हैं जो क्या करते हैं, फेम्ब्री होते हैं या सीलिया होते हैं जो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को गमन करने में सहायता करते हैं। तो ये हो गया शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी रहती है, 45 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथियां शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरुथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुक्राशय की। शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय 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 को सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं। सेमाइनल वेसाइकल, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाल रंग की संरचना है यह क्या है, शुक्राशय होता है। ठीक है, जिसे सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं। और सेमाइनल वेसाइकल या शुक्राशय थैली जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना, थैली जैसी संरचना होती है और यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, थैली जैसी संरचना होती है। शुक्राशय से एक क्षारीय पदार्थ का स्रावण होता है। किस पदार्थ का, कैसे पदार्थ का, क्षारीय पदार्थ का स्रावण होता है या क्षारीय तरल का स्रावण होता है।
क्षारीय तरल का स्रावण करता है शुक्राशय। इस क्षारीय तरल में फ्रक्टोज क्या उपस्थित होता है? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और सिमेनोजिलिन होता है, सिमिनोजेलिन। इसमें 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और सिमेनोजेलिन। जो शुक्राशय से क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है इसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और सिमेनोजेलिन उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो फ्रक्टोज क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। अर्थात जो शुक्राशय से तरल स्रावित होता है उससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है जिससे शुक्राणु जीवित रह पाते हैं। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन यह जब वीर्य के साथ मादा की योनि में पहुंचता है तो वहां पर यह संकुचन को प्रेरित करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है। सिमेनोजेलिन वीर्य को क्या करता है? स्कंदित करता है या गाढ़ा बनाता है। सिमेनोजेलिन क्या करता है? वीर्य को क्या करता है? गाढ़ा बनाता है या स्कंदित करता है। तो जब क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु आते हैं और यहाँ से क्या आता है? जो शुक्राशय से क्षारीय तरल पदार्थ होता है, सेमाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है। दोनों पदार्थ मिल जाते हैं, मीन्स शुक्राणु प्लस क्या मिलता है? जो क्षारीय तरल पदार्थ है, शुक्राशयी तरल होता है या सेमाइनल फ्लूइड कह सकते हैं इसको, सेमाइनल फ्लूइड। इन दोनों को एक साथ वीर्य कहा जाता है। दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं या सीमेन कहा जाता है। ठीक है। समझ में आया? शुक्राणु के साथ जब क्या मिल जाता है? सेमाइनल फ्लूइड मिल जाता है तो इसे वीर्य कहते हैं या सीमेन कहते हैं। यह जो सेमाइनल फ्लूइड है, जो शुक्राशय से तरल पदार्थ स्रावित होता है, यह वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग? 60% भाग बनाता है वीर्य का। कौन? सेमाइनल फ्लूइड जो शुक्राशय से स्रावित होता है। ठीक है। तो शुक्राशय समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है ये सबको समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, मूत्राशय के आधार पर सिंघाड़े की आकृति की एक प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। ये जो हरे रंग की संरचना आप देख रहे हैं जो मूत्राशय के आधार पर स्थित है, यह क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और यह सिंघाड़े की आकृति की होती है। इसकी आकृति कैसे होती है? सिंघाड़े की आकृति की होती है। इसमें कई छोटे छोटे पिंड होते हैं, इसमें अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं और वो पिंड से, हर एक पिंड से, प्रत्येक पिंड से एक प्रोस्टेट नलिका, एक नलिका निकलती है जो आकर के यहाँ पे कॉमन मार्ग, मूत्र मार्ग में क्या होती है? खुलती है और वहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है वह वहाँ पे पहुँचता है उस नलिका के द्वारा। प्रोस्टेट ग्रंथि से अम्लीय, ठीक है, हल्का सा अम्लीय तरल स्रावित होता है। कैसा तरल? अम्लीय तरल स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? अम्लीय तरल स्रावित होता है और यह क्या करता है? शुक्राणु मार्ग को चिकना और सरल बनाता है, सुगम बनाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण का कार्य करती है। यह नियंत्रित करती है कि वीर्य और या फिर आप शुक्राणु कह सकते हैं और मूत्र का जो स्रावण है वह कैसे हो या एक साथ ना हो, इसका नियंत्रण कौन करती है? प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। क्या करती है? वीर्य और मूत्र के एक साथ स्रावण होने को रोकती है। अगर ऐसा हो कि वीर्य के साथ साथ मूत्र क्या हो? स्रावित हो जाए तो जो उसमें उपस्थित शुक्राणु है वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यह ग्रंथि क्या करती है? यह नियंत्रित करती है कि वीर्य और मूत्र का स्रावण एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसके नीचे है यहाँ पे दो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? बल्बो
यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। जो यूरिथ्रा होता है या मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के अगल बगल इधर उधर, ठीक है, एक एक छोटी छोटी बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां होती हैं जो कि ठीक नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। इस बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि से क्षारीय पदार्थ का स्रावण होता है। कैसा? क्षारीय तरल का स्रावण होता है। और यह क्षारीय तरल क्या करता है, ठीक है, जो शुक्राणु मार्ग होता है उसको चिकना बनाता है, ठीक है, और इसके स्रावण से जो योनि की अम्लता होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे इस बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को क्या कहते हैं, काउपर्स ग्रंथियाँ भी कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को क्या कहते हैं, काउपर्स ग्रंथियाँ भी कहते हैं, काउपर्स ग्रंथियाँ, ठीक है, याद रखेंगे। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि को ही काउपर्स ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन रास्ता है जिसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं या यूरेथ्रा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 10 से 15 या 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है। यह एक कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है जहाँ से वीर्य और मूत्र का क्या होता है, स्रावण होता है, ठीक है। इसके इसी स्थान पे यहाँ पे आगे क्या होता है, पेनिस होता है जो वीर्य को, ठीक है, स्खलित करने में क्या करता है, सहायता करता है या योनि में पहुँचाने में सहायता करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।